Good morning, students. I hope you are all doing fine. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य के अभियान है, विजय अभियान। या क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो सफलताएं हैं उनका वर्णन कीजिए, या चंद्रगुप्त मौर्य के विभिन्न अभियानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे, इसमें अलग अलग क्षेत्रों पर जो उसने विजय प्राप्त की उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जब एक बार सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भेंट हुई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को हर संभव सहयोग देने के लिए कहा था, लेकिन सिकंदर किसी बात से क्रोधित हो गया और उसने चंद्रगुप्त मौर्य को मारने का प्रयास किया। वो तो चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों वहां से भाग निकले। तो फिर क्या हुआ कि सिकंदर की मृत्यु हो गई। अब सिकंदर की मृत्यु के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को लगा कि अब ये उपयुक्त समय है कि उन्हें अब मगध पर आक्रमण करना चाहिए। लेकिन जो सबसे पहली विजय उसकी मानी जाती है वो है पंजाब पर विजय, कनकेस्ट ऑफ पंजाब। अब देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले किस प्रदेश पर विजय प्राप्त की, इसको लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे कि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सबसे पहले उसने मगध पर विजय प्राप्त की थी। ऐसा मानने वाले जो इतिहासकार हैं वो डॉक्टर विंसेंट आर्थर स्मिथ और प्रोफेसर राय चौधरी, एच.सी. राय चौधरी, हेमचंद्र राय चौधरी। और महावंश टीका में भी हमें ये उल्लेख मिलता है कि उसने सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया था। लेकिन सही जो एनालिसिस है, सही स्रोत हैं, उनसे ये जानकारी मिली है हमें कि मगध पर आक्रमण जरूर किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना पहला, लेकिन इस आक्रमण में उसको सफलता हाथ नहीं लगी थी। और ऐसी कथा है, ऐसा माना जाता है कि असफल होने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य वो एक गांव से दूसरे गांव में भटक रहे थे और एक रात वो एक गांव में रुके हुए थे। तो वहां उन्हें रुकने का मौका मिला, तो वहां उन्होंने एक वृद्ध स्त्री को, अपने पुत्र को कुछ वार्तालाप करते हुए सुना। वो क्या वार्तालाप कर रहे थे इसकी भी अलग अलग कहानियां हैं। तो ऐसा माना जाता है कि वार्तालाप ये हो रही थी कि उस बूढ़ी स्त्री ने, उस वृद्ध स्त्री ने अपने पुत्र को खिचड़ी बनाकर दी। और वो जो वृद्ध स्त्री थी वो अपने पुत्र को डांट रही थी इस बात पर कि तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह खिचड़ी खा रहे हो, क्योंकि वो जो बालक था वो बिल्कुल बीच में से खिचड़ी खा रहा था। तो उसने डांटा अपने पुत्र को कि बीच में से नहीं बल्कि किनारों से वो खाओ। तुम भी चंद्रगुप्त मौर्य की तरह सीधा मगध, बीच यानी मगध पर आक्रमण कर रहे हो, पहले सीमावर्ती क्षेत्रों को तो अपने अधीन कर लो। तो ये बात सुनकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने एक सीख ले ली। उनको बात सही लगी कि बीच का जो क्षेत्र है, यानी मगध से उसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि वो अभी बहुत गर्म है। उसको अगर हाथ लगाया, उसको अगर जो है छेड़ा तो अपना ही नुकसान हो सकता है। जैसे उस बालक के जीभ का नुकसान हो गया था, उसकी जीभ जल गई थी इतना गर्म खाने से। तो ये सीख लेकर फिर उन्होंने ये निश्चय कर लिया कि पहले हम जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जो आसपास के क्षेत्र हैं मगध के, पहले हम उन पर विजय प्राप्त करेंगे, पहले पंजाब पर विजय प्राप्त करेंगे। अब पंजाब उस समय फिलिप के अधिकार में था, लेकिन 325 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु हो चुकी थी। और 323 ईसा पूर्व में स्थिति ये थी कि सिकंदर के जो उत्तराधिकारी थे, उन उत्तराधिकारियों के बीच में उस क्षेत्र को लेकर संघर्ष आरंभ हो गया था। इसी संघर्ष का फायदा उठाया चंद्रगुप्त मौर्य ने और उसने बड़ी आसानी से 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसके बाद फिर और जो उत्तर पश्चिमी प्रांत थे, सीमा प्रांत, सिंधु नदी तक अपने उस क्षेत्र का विस्तार कर लिया
और यहाँ तक कि जो यूनानी जो हमें स्रोत प्राप्त होते हैं उनसे भी हमें उन सीमावर्ती प्रांतीय प्रदेशों की विजय का वर्णन मिलता है। तो पहली जो सफलता है, अगर हम सही मायने में समझें, तो 322 ईसा पूर्व में पंजाब पर उसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है। इसके बाद अगला हम पॉइंट लेते हैं मगध पर विजय। तो देखिए, मगध पर विजय जो है बहुत ही ऐतिहासिक थी और बहुत ही मुश्किल थी। जैसे कि हमें एक नाटक, विशाखदत्त के एक नाटक मुद्रा राक्षस से हमें चंद्रगुप्त मौर्य की मगध विजय का वर्णन मिलता है। मैंने आपको आरंभ में ही इसके स्रोतों के बारे में बताया था। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल सेना लेकर और मगध की राजधानी उस पाटलिपुत्र पर उसने आक्रमण कर दिया। अब देखिए, मगध तो बहुत शक्तिशाली राज्य था। आप जानते हैं कि वहाँ का शासक जो है धनानंद, जिसने चाणक्य का अपमान किया था, वो बहुत ही अलोकप्रिय शासक था, लेकिन सैनिक रूप से बहुत शक्तिशाली था। 2 लाख पैदल सैनिक, ठीक है, 20,000 घुड़सवार, 20,000 रथ और 3,000 हाथी, उसकी सेना, इतनी विशाल सेना थी। और उसकी विशाल सेना के नाम सुनकर तो सिकंदर के जो सैनिक थे उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंत करने के लिए एक प्रवर्तक नामक एक शासक था, उसकी सहायता भी ली थी। कुछ कहते हैं कि प्रवर्तक और कोई नहीं बल्कि पोरस था। पोरस, जिसने सिकंदर को भी युद्ध में मदद के लिए आश्वासन दिया था, सिकंदर के साथ युद्ध भी किया था। मगध के आक्रमण में शक, यवन, वाहलिक जाति के जो लोग थे वो भी चंद्रगुप्त मौर्य की ओर से लड़ रहे थे। और 321 ईसा पूर्व की बात है कि जब चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की सेनाओं ने मगध राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र को घेर लिया। अब दोनों पक्षों के बीच में घमासान युद्ध हुआ और मगध का जो शासक था धनानंद, वो अपने परिवार सहित इस युद्ध में मारा गया। इस प्रकार मगध की विजय के पश्चात जो कसम चंद्रगुप्त मौर्य ने और चाणक्य ने खाई थी वो पूरी हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्यों खाई थी? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उसके पिता जो है वो नंद वंश से युद्ध करते हुए मारे गए थे। और चाणक्य की बात आप जानते हो कि चाणक्य ने अपनी शिखाओं को खोल दिया था, जटाओं को खोल दिया था, और ये प्रण लिया था कि जिस तरह से उसका अपमान किया गया है वो एक दिन नंद वंश को समूल नष्ट कर देगा। तो दोनों की कसम पूरी हुई और मगध की विजय के पश्चात फिर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना राज्याभिषेक कराया। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो एसेशन टू द थ्रोन, यानी राजगद्दी पर विराजमान होना, ये 321 ईसा पूर्व की घटना है। और चाणक्य की सेवाओं को देखते हुए उसने चाणक्य को अपना प्रधानमंत्री जो है इस राज्य का, उसने अपने साम्राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया। तो ये एक महत्वपूर्ण विजय थी। इसके बाद जो उसकी विजय मिलती है, हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का सेलूकस से युद्ध हुआ था। ये तो आप जानते हैं कि चाणक्य भी धनानंद को आगाह करने के लिए आया था, उसको सचेत करने के लिए आया था कि तुम क्या कर रहे हो, सिकंदर तो चला गया लेकिन पीछे जो सेल्यूकस निकेटर को वो छोड़ गया है वो मगध राज्य पर आक्रमण करने वाला है, तुम्हें मगध राज्य की कोई फिक्र नहीं है। और देखिए वही हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत में अपने साम्राज्य का निर्माण कर रहा था, उस समय सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो अपनी शक्ति बढ़ा रहा था, वो अपनी शक्ति का संचय कर रहा था और अपनी शक्ति के आधार पर उसने मध्य एशिया के साथ साथ भारत के कुछ प्रांतों पर भी अधिकार कर लिया था और सफलता के साथ वो सिंधु नदी तक बढ़ आया था। और दूसरी ओर चंद्रगुप्त मौर्य ने भी अपनी सेनाओं सहित शत्रु का सामना करने के लिए वो भी निकल पड़ा और माना जाता है कि 305 ईसा पूर्व में सिंधु नदी के तट पर दोनों के मध्य एक जोरदार जो है संघर्ष हुआ
हालांकि यूनानी इतिहासकारों ने इस युद्ध का ज़्यादा वर्णन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें यह माना जाता है कि सेल्यूकस की पराजय हुई थी। सेल्यूकस ने सिंधु नदी की ओर से भारत के सम्राट के साथ युद्ध छेड़ा, लेकिन अंत में दोनों की, यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस की, आपस में संधि हो गई। और ये माना जाता है कि ये जो संधि है ये निश्चित रूप से ये सेल्यूकस के लिए काफ़ी अपमानजनक थी, क्योंकि इसमें वो बुरी तरह से पराजित हो गया था इस युद्ध में। संधि क्या हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस ने काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान के जो प्रदेश हैं वो सौंप दिए। ध्यान रहे आपको, क्योंकि ये आगे हम मैप में भी पढ़ेंगे। काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान, ये जो प्रोविंस थे ये सेल्यूकस के कंट्रोल में थे पहले, लेकिन अब ये चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जो संधि हुई उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिए गए। संधि जब होती है तो संधि का मतलब होता है दोनों की तरफ से आदान प्रदान। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस को 500 हाथी भेंट में दिए थे, क्योंकि हाथी उस समय यूनान में नहीं हुआ करते थे। ये हस्ती सेना जो है ना, ये भारत की ही विशेषता थी उस समय। और संधि को स्थायी रूप देने के लिए ऐसा माना जाता है कि सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और सेल्यूकस ने अपने राजदूत मगैस्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भी भेजा था। तो देखिए, जो संधि हुई है निश्चित रूप से मौर्य साम्राज्य के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुई। इस विजय के पश्चात फिर पश्चिमी भारत पर विजय अभियान किया। हालांकि हमारे पास ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने पश्चिमी भारत में सौराष्ट्र के प्रदेश पर भी विजय प्राप्त की थी। और उस समय वहाँ का जो गवर्नर था वो पुष्पगुप्त था या पुष्यगुप्त था, जिसने सुदर्शन झील का निर्माण भी करवाया था। उस प्रांत में कृषि की दशा को सुधारने के लिए उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था पुष्यगुप्त ने। और पश्चिमी प्रांत की जो राजधानी थी वो उज्जैनी थी या उज्जैन थी। तो इन सब प्रमाणों से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ज़रूर जो है पश्चिमी भारत पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत की विजय। तो हमें कुछ स्रोतों से ये भी पता लगता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर भी विजय प्राप्त की, जिसके अंतर्गत मैसूर और हैदराबाद के जो क्षेत्र थे वो उसके राज्य में सम्मिलित थे। और निश्चित रूप से दक्षिण भारत चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता होगा, क्योंकि जब हमें जैन ग्रंथों से पता लगता है कि जीवन के अंतिम वर्षों में वो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था। और वो दक्षिण में कर्नाटक में श्रावण बेलगोल नामक स्थान पर चला गया था अपने एक जैन संत के साथ। और वहीं चंद्रगिरी पर्वत पर कर्नाटक में श्रावण बेलगोल के निकट उसने 298 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग दिए थे। तो उसकी मृत्यु से हमें पता लगता है कि दक्षिण भारत भी उसके अधीन रहा होगा, दक्षिण भारत पर भी उसका अधिकार रहा होगा। तो देखिए, ये चंद्रगुप्त मौर्य की प्रमुख विजय है। अब उसका जो साम्राज्य था वो कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। देखिए, उसका साम्राज्य बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक, ये आप समझ लीजिए। बंगाल की खाड़ी आप जानते हैं कि ईस्ट में है, ईस्ट से वेस्ट में यानी अरब सागर तक। और उत्तर में हिमालय से लेकर और उत्तर पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से लेकर देखिए काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान, वो क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन था। और दक्षिण में आप देखिए कि दक्षिण में मैसूर जो है, कर्नाटक आप जानते हैं, मैसूर साम्राज्य विस्तृत था। और उसके इस विस्तृत साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। उसने लगभग 24 वर्ष तक शासन किया। कहा जाता है कि वो अपने जीवन के अंतिम वर्षों में उसने जैन धर्म ग्रहण कर लिया था। और जैन परंपरा के अनुसार वो एक जैन संत जिसका नाम था भद्रबाहु के साथ वो दक्षिण भारत में चला गया। और जैन रीति के अनुसार उसने सल्लेखना
के द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना का मतलब कि भूखे प्यासे रहकर अपने प्राण को त्याग देना, ये जैन प्रिंसिपल है। और 298 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हुई थी। तो भारत का प्रथम चक्रवर्ती सम्राट था। चक्रवर्ती मतलब चारों दिशाओं पर जिसने विजय प्राप्त कर ली हो। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे।